आखिरी किनारे पर तन्यता नॉवल किस नंबर 27। रूह में मजबूर थी मैं मोहब्बत के हाथों मजबूर हो गई थी। अनीसा ने अपने ना दिखते आंसू साफ किए। मोहब्बत के आगे मजबूर हो के आपने मेरे बाप का खून कर दिया। वो दाढ़ी आज बस नहीं चला कि उसको ही शूट कर दे। नहीं रूह, तुम्हारा बाप तब भी मौत मारा था और मैंने तो एक जायज़ रिश्ते में बंधने का सोचा और मैं बंध गई। रूह, मैं तो बस तुम जानती हो ना, वो बीमार थे लेकिन वो मरने वाले नहीं थे। वो हैरानगी से उन्हें देखने लगी। उसे तो आज तक यही लगा था उसके बाप को हारून ने मारा है। नहीं, तुम अधूरा सच जानती हो। दरहकीकत सफदर को कैंसर हो गया था और जब डायग्नोज हुआ तो आखिरी स्टेज थी। झूठ मैं नहीं मानती, वो बिगड़ी। ये देखो रूह, मैं जानती थी तुम मेरा एतबार नहीं करोगी। ये वो रिपोर्ट्स हैं। अनिसा ने उसके हाथ में रिपोर्ट्स पकड़ाई। रूह पर शायद आज इंकशाफात का दिन था। वो पत्थर किसी होगी। हाँ, ये मेरा जुर्म है कि मैंने तुम्हें हारून से डर के यतीम खाने में भेज दिया, क्योंकि मैं शायद खुद गर्ज हो गई थी। तुम मुझे माफ़ कर दो। अपनी माँ को एक मौका दो। मुझे अपनी गलती का एहसास है रूह। तुम मुझे एक मौका दो। तुम बड़ा दिल करके मुझे माफ़ कर दो तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी करेगा और वो तो माफ़ करने वालों को बहुत पसंद करता है। तुम मुझे माफ़ कर दो रूह। मैं खुद गर्ज हो गई थी लेकिन अब नहीं। अब मैं तुम्हारी हक तलफी नहीं होने दूंगी। मैं तुमसे पहले भी बहुत प्यार करती थी और अब भी बहुत करती हूँ। प्यार करने वाले खुदगर्ज नहीं होते। वह भीगी आंखों से उसे देख रही थी। उसे इल्म में नहीं था सब्ज़ा को कैंसर भी था। हाँ, तुम ठीक कह रही हो लेकिन मैं शर्मिंदा हूँ। तुम मुझे माफ़ कर दो। हो सकता है तुम्हें भी कोई तुम्हारी खता पे माफ़ कर दे। वो उसे अपने जाल में फंसा रही थी। रूह के अंदर जो गिल्ट था वो उसे उसी के हिसाब से ट्रैप कर रही थी। जबकि रूह अपनी नादानी में समझ ही ना सके कि अनीसा डॉक्टर है। उसके लिए एक जाली रिपोर्ट बनाना कहाँ मुश्किल है। वो परेशानी से अपने बाल रगड़ती वहीं बैठते चली गई। उसे शिद्दत से रोना आ रहा था। और अलीशा? उसने जैसे याद आने पर सर उठाया। अलीशा को क्यों मारा? अब कदम अनीसा के निकले थे। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि शजर उसे अलीशा और उसकी शादी का भी बता देगा। अव्वल तो उसे शजर पे तब चढ़ी जबकि वो वहाँ उसका हाथ थाम गई। वो गद्दार था। सब कहते हैं आपने मारा उन्हें। जब आपको हारून बेग से मोहब्बत थी तो उससे शादी क्यों की? क्योंकि ये मेरा मुल्क क्योंकि ये मेरे मुल्क के लिए ज़रूरी था। हम खुद गर्ज नहीं हो सकते रूह। हम लोग आम इंसान नहीं हैं। जान हथेली पे रख कर घूमते हैं और जहाँ मुल्क को ज़रूरत पड़े वहाँ काम आते हैं। मेरे पास अलीशा को मार देने के सारे लीगल नोटिस थे और आज भी हैं। तुम घर चलो, मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। अगर मेरा मुल्क मुझे न कहता तो मैं क्यों लेती किसी की जान। वो उसका अच्छे से ब्रेन वॉश कर चुकी थी। रूह समझ ही ना सकी कि वो क्या करे, किस बात को सच माने। लेकिन मिजाज तो गद्दार नहीं था। वो आईएसआई ऑफिसर में है। आप रोके ना सबको। उसको कोई ना मारे। आप आपकी बेटी उससे बहुत प्यार करती है, बहुत ज़्यादा। और इन चंद घंटों में मुझे एहसास जुर्म हो रहा है। एहसास नदामत से मैं मर रही हूँ। मैंने कितना गलत किया है एक ऐसा इंसान के साथ जो मुल्क का गद्दार नहीं। बाप के गद्दार होने का मतलब बेटे का गद्दार होना तो नहीं होता ना। प्लीज़ मॉम, आप कुछ करें। वो उसके हाथ सख्ती से थामे बोली। जबकि अनीसा को इस सब बातें जो बेजात मुंसलिक थी बहुत बुरी लगी लेकिन वो मुस्कुरा दी। रोज़ के जाल में फंस गई थी। उसने रूह को सीने से लगा लिया। रूह, मुझे माफ़ कर दो। मैं वादा करती हूँ मैं सब ठीक कर दूँगी। उसके बालों में हाथ चलाती बोली। जबकि रूह रोती रही यहाँ तक कि उसे इनहेलर लगाना पड़ा। अनीसा ने उसे प्यार किया और उससे साथ चलने का कहा और वो मान भी गई और अनीसा के साथ वहाँ से चली गई। ऑटो लोकेशन ट्रेस हो गई है। लोकेशन जल्दी जाओ, जहाँ जा सकते हो तुम सब लोग, वो संजीदगी से बोला। अपना ज़रूरी सामान एक बैग में रखा और कैब सर पर लेकर वो जैसे जाने के लिए तैयार हो गया था। मैं रोज़ की चोटें बेहतर तो नहीं थी लेकिन हालात ऐसे थे वो कुछ नहीं कर सकता था अपने लिए। तभी उसे उन चोटों को पस से पुश डाल के उठना ही पड़ा। हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ सील्ड हो गई हैं बेज़ात। महरोज़ ने उसी के घर पर लगे बड़े बड़े सील्ड के बैनर्स दिखाए जिसे इग्नोर करके वो जाने के लिए खड़ा था। कहाँ जा रहे हो तुम? महरोज़ को गुस्सा चढ़ा। मेरे साथ काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खाली हाथ हूँ। ना तुम लोगों को खिला पिला सकता हूँ इस वक्त और ना तुम्हारे काम के पैसे दे सकता हूँ। सो यू शुड जॉइन समवन एल्स। गुड लक पलटा। महरोज़ ने गुस्से से उसे देखा। हारून बेग को कुत्ते की मौत देनी है हम सब ने मिलकर।
हारून बेग ने हमारे आदमियों को, हमारे सोल्जर को मार दिया। तुम इस बकवास के बजाय प्लान बता सकते हो मुझे? महरोज बिगड़ कर बोला था। नहीं, मेरे पास कोई प्लान नहीं है और ना ही मैं चाहता तुम एक दहशतगर्द के साथ मिलकर अपनी जानें गंवा दो। सत्यनारायण से कहता वो अपना बैग शाने पर लेकर वहां से निकल गया। बेजात महरोज पीछे ही चिल्लाया, लेकिन वो सुने बिना वहां से निकल गया और दूसरी तरफ महरोज ने सबको निकलने के लिए कहा था, क्योंकि वो कह कर गया था यहाँ रेड पड़ रही है। वो लोग भी उस जगह को खाली कर चुके थे। शजर जब वहां पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। वो हथेली पर मुक्का मारता रह गया। आखिर कब तक बेजात तुम मुझसे बचोगे? वो दांत पीस कर उस घर की एक एक चीज तलाश कर चुका था। उसके साथ ही सामान था, लेकिन कोई ज़रूरी कागज़ नहीं था। जबकि इस दूसरे घर में इतना मिस्ट्रेस माहौल था कि वो अब तक उसके साथी कमरे तक पहुंच ही नहीं सका था, और यहाँ भी उसे कुछ नहीं मिला था। और वो गुस्से के मारे उसके कटार के टुकड़े कर गया और वहां से निकल गया। हारून ने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया। शजर मुस्कुरा दिया था, मैं चाहता हूँ अब तुम भी आगे आओ। बस ये मुबीन खान बीच में ना होता तो बहुत कुछ हो जाता, और अब भी हम बेजात पर हाथ उसकी गैर मौजूदगी पर ही डाल सकते हैं। शुक्र करो कि वो बाहर गया हुआ है। अच्छा खैर, मैं देखता हूँ। तुम्हारी रैंक वैंक बढ़ाते हैं भाई, तुम्हारा हक बनता है। थैंक्स अलॉट सर। रूह आपके पास आ गई है? हाँ। हाँ, अपनी माँ के पास होगी, मेरा क्या काम है बता इन बातों में। मैंने अनीसा की वजह से ही कहा था। अच्छा चलो, कोशिश करो कि जल्द से जल्द बेजात का पता साफ करो, उसके बाद आसानी हो जाएगी, उसने सुकून से कहा और मुस्कुरा के कॉल काट दी, जबकि वह सुकून से घर में दाखिल हो गया। हर चीज़ उस वक्त उसके अंडर कंट्रोल में थी। वो आया और सोफे पर तकरीबन लेट ही गया। कुछ देर आंखें बंद करके लेटा रहा और फिर वो उठा तो उसे बलवशा का ख्याल आया। उसने दरवाज़ा खोलना चाहा। दरवाज़ा खुला पड़ा था। वो समझ गया रूह ने खोला होगा। वो अंदर दाखिल हुआ तो जैसे अधमोई से दीवार से टेक लगाई बैठी थी। पूरा दिन गुजर गया था, उसने अब तक कुछ भी नहीं खाया था। वो उसके नज़दीक आया और उसकी जानिब हाथ बढ़ाया। उठो, वो मुस्कुराकर उसकी जानिब बढ़ा था। बलवशा ने आंखें खोली। इस वक्त उसका दिमाग सुन था। उसे शायद कुछ खाने पीने की ज़रूरत थी। वो उसका हाथ तो क्या पकड़ती खुद ही उठ गई। वो उठ के बाहर आ गई। शजर मुस्कुराता वो उसके पीछे था और उसने कुछ खाने की चीज़ें फ्रिज से निकाली और पलवशा के सामने रख दी। पलवशा ने जोश से खाना खाया, शायद ये सोचकर कि अगर भूख से मौत आ गई तो हराम भी हलाल बन जाता है। शजर अलबत्ता पूछता काफ़ी कि वो उसके सामने बैठी खा रही है। वो सुकून से उसके सामने बैठकर उसको देखे जा रहा था। पलवशा को लगा उसके चेहरे पे चोटियां सी रिंग गई हों। वो चुपचाप खा रही थी। क्या हलाल हो गया मेरा खाना? वो उसे देखने लगा और ज़रा शरारती लहजे में बोला, नहीं, हराम मौत नहीं मरना चाहती, तभी हराम खा रही हूँ। नहीं, ये हराम नहीं है, मेरी मेहनत की कमाई है। मेहनत की कमाई नहीं है, मारा है आपने और इसके बाद ये सब हासिल किया है। नाजायज़ नहीं मारा किसी को। आपको कैसे खबर कि जायज़ मारा है सबको? वो स्पार्ट तेवरों में बोल रही थी। मैं मेजर हूँ। ज़रा चिढ़ गया उसकी गुफ्तगू से। पलवशा ने गुस्से से उसकी जानिब देखा। बेजब हलाल नहीं है हर चीज़, लेकिन आप इंशाल्लाह मेरी दुआ है, सुकून की सांस नहीं लेंगे और कभी नहीं लेंगे, और मोहब्बत तो आप कभी पा ही नहीं सकते। वो चिल्लाए जबकि शजर ने उसकी कलाई जकड़ी और उसे अपने सिम खींचा। पलवशा उसके बेसाख्ता नज़दीक हो गई। मुझे वो दुआ देने से बेहतर है मेरे साथ रहना सीख लो, वो आहिस्तगी से बोला। मेरा आपके साथ रहना मौत है, मैं आपको चैन से नहीं रहने दूंगी, याद रखिएगा। वो अपने कलाई ज़बरदस्ती छुड़ाते कमरे की सिमट बढ़ गई और उसने दरवाज़ा भी लॉक कर दिया। जबकि जज्जर ने वो प्लेट खींच कर मारी थी, लेकिन तसल्ली ये थी वो उसके पास थी, उसके साथ थी, उसे पा लेगा, उसे यकीन था। हारून रूह के सामने नहीं आया था। हारून रूह अलबत्ता अपनी माँ के बच्चों से मिलकर कमरे में आ गई थी। वो उसका काफ़ी ख्याल रख रही थी। रूह को फ़िलहाल फ़िक्र बेज़ात की थी। वो चाहती थी वो उससे मिले। वो उसके पाँव में बैठ कर माफ़ी मांगी, लेकिन वो यहाँ आ गई थी। वो इतनी कंफ्यूज थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कौन सही है। उसके बाप को उसकी माँ ने नहीं मारा। उसके बाप को कैंसर था।
लेकिन कब कैसे वो सर थाम गई और अचानक उसे कमरे का दरवाज़ा खोलने की जैसे किसी ने कोशिश की। रूह ने अचानक मुड़ के देखा। इस वक्त वो ग्रीन शर्ट, वाइट इनर शर्ट और वाइट ही जीन्स में सुर्ख आंखें लिए बेपनाह हसीन लग रही थी। उसके खुले बाल हल्के ब्राउन, उसकी सबस आंखें वो किसी को भी लम्हों में अपना बना सकती थी। अचानक दरवाज़ा खुला। रूह को लगा था अनीसा है, क्योंकि हमजा और महानूर तो उसे देखकर कुछ खास खुश नहीं हुए थे। वो मुड़ी, लेकिन कमरे में हारून बेग दाखिल हुआ। हारून बेग उसे देखकर जैसे सकत रह गया और उसे देख रही थी। उसने मुठ्ठियां भींच ली। उसे हारून को देख कभी डर नहीं लगा था। वो काफी गुस्से से उसे देख रही थी, जबकि उसके पीछे अनीसा भी आ गई। रूह, हारून से मिलो, अनीसा ने कहा तो रूह बस सर हिला की। हारून एक टिक उसके गुलाबी गालों, गुलाबी होंठों और सब्ज आंखों के साथ भरे भरे जिस्म पर तवज्जो थी, जबकि दूसरी तरफ रूह दांत पीस रही थी। हारून, रूह अब हमारे साथ रहेगी, ये खुशी की बात है, बल्कि रूह को चाहिए अपनी स्टडीज़ पर फोकस करे। नहीं शुक्रिया, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। मैं बस आप लोगों से कुछ बेसिक चीज़ें चाहती हूँ। मुझे गाड़ी चाहिए, उसने काफ़ी मजबूती से कहा था। बिल्कुल, बिल्कुल, क्यों नहीं बेटा, एंजॉय करो। किन चक्करों में पड़ गई हो? हारून ने उसके सर पर हाथ रखना चाहा, लेकिन वो दूर हो गई। थैंक्स मॉम, आप मुझे अगर गाड़ी की चाबी दे देंगे तो अच्छा होगा, वो अनीसा से बोली। अनीसा ने एक नज़र रूह को देखा, फिर हारून को। हारून ने गाड़ी की चाबी उसे दे दी और रूह ने तशक्कुर से उस गाड़ी को देखा। और कुछ देर अनीसा से बात करती रही, जिस पर वो बस हूँ हाँ कर रही थी। अनीसा भी वहाँ से चली गई और हारून भी, जबकि दूसरी तरफ वो बिस्तर पर बैठ गई। वो बहुत बेचैन थी। अपनी बेचैनी का सबब वो जानती थी। वो प्यार करने लगी थी उससे, और उसका इजहार बहुत ज़रूरी था। वो बेवफा नहीं थी, वो उसे बताना चाहती थी। वक्त दबे पाँव गुजर रहा था। बेज़ादा निशा कहाँ था कोई नहीं जानता था, किसी को खबर नहीं थी। मैं रोज़ उसके घर से वापस उसी घर पर आ गए थे। उनके घर का हाल बुरा था, लेकिन उनके पास इसके अलावा रहने का कोई ठिकाना भी नहीं था। लेकिन बेज़ाद नहीं आया था और ना ही उससे किसी का राब्ता था। मोबाइल का तो इस्तेमाल करने में वो पिछले 10 सालों से चोर था। कई बार रूह भी आई थी। महरोज ने बकायदा उसे थक के देकर निकाला, जबकि रूह को उसके इस रवैये पे काफ़ी रोना आया था। वो एक दोस्ताना माहौल में रही थी उसके साथ, और अब उसने जिस तरह रूह को झटका दिया, रूह जैसे अंदर ही अंदर घुट रही थी। वो कहाँ ढूंढती बेजात को। एक बार वो मिल तो जाए, वो उसके कदमों में बैठ के माफ़ी मांगे। वो उसे कहती कि वो अपनी बेवकूफ़ी में सब गलत कर गई, लेकिन वो सब सुधार देगी, संवार देगी। वो उसे मोहब्बत करेगी, उसे कभी धोखा नहीं देगी। ये उसकी नादानी थी कि वो सच्चे को सच्चा नहीं समझ सकी, कि उसकी आंखों पे पट्टी ऐसे पहनाई गई थी, और अब भी पट्टी तो उसकी आंखों पे ऐसे ही पहनाई जा रही थी। वो अब भी वो उसी निगाह से सबको देख रही थी। रूह मुर्दा कदमों से वापस लौटी और अपने कमरे में चली गई। हारून बेग और इंसा के बच्चे कुछ पार्टी, कुछ एंजॉयमेंट कर रहे थे, जिसमें वो मियाँ बीवी भी शामिल थे। रूह को कोई रत्ती बराबर भी दिलचस्पी नहीं थी इस काम में। तभी वो ऊपर आके और आंखें बंद करके लेट गई। उसकी आंखों से बेआवाज़ आंसू बह रहे थे। सांसें बेसाख्ता तेज हुई तो उसने इनहेलर लगा लिया। उसने आंखें साफ की और सर उठा के देखा। अनीसा खड़ी उसे देख रही थी। क्या हुआ है? तुम इतनी उदास क्यों हो रही हो? मुझे भी साथ चाहिए, वो बच्चों की तरह बोली। अनीसा के तो खून में अंगारों की तरह ये बात लगी थी। उसने रूह को बरहमी से देखा। गद्दार से मोहब्बत करती हो तुम? वो गद्दार नहीं है, वो चीखी। आईएसआई ऑफिसर है, वो जताते लहजे में बोली। बकवास झूठ, आज तक मुझे तो नज़र नहीं आया ऐसा कुछ। हम सब इसी जगह का, इसी चीज़ का, अपने मुल्क की आर्मी का हिस्सा है। हम सब लोगों को जानते हैं। फिर वो बैठे बिठाए आईएसआई का बंदा कैसे हो गया? और आईएसआई एक गद्दार के बेटे को अपने साथ काम कराएगी? ये तो तुम लोग बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो, या तुम कुछ समझना नहीं चाहती। तुम रिलैक्स करो, मुझे तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक लग रही। मैं खाना बनवाती हूँ, खा लेना। उसके सर पर हाथ रखकर उठकर चली गई और वो बच्चों की तरह रो दी। वो क्या सच माने क्या झूठ?
कहती ये सब क्या था, क्या हो रहा था। वो किसी बात को सच मानती तो कोई आकर उसे झुठला जाता। वो किसी और बात को सच मानती तो कोई और इख्तलाफात खड़ा हो जाता। वो क्या करे, कहाँ जाए। हर शख्स उसे नई गहराई पर खड़ा कर देता था। जैसे अनीसा अब उसे ये सब कह कर हैरान कर गई थी, और वह एक और बार फिर हैरानगी से सोचने पे मजबूर थी। वो कुछ नहीं जानती थी, वो बस इतना जानती थी कि फ़िलहाल उसे बिसात चाहिए था और बस वो उससे मोहब्बत करती है। फ़िलहाल उसे आगे वो नहीं देखना चाहती थी। उसने अपने बालों को मुट्ठियों में जकड़ा और बुरी तरह रोने लगी। फ़रेब देने को दास्तान बढ़ा लेंगे, अगर हमें खबर है कहानी में हमने मरना है। उसने हारून बेग के ऑफिस की जानिब देखा और कुछ देर खड़ा सोचता रहा। फिर वो अंदर दाखिल हुआ। बिला खौफ व खतर वो ऑफिस हुकूमती नहीं था या ये प्राइवेट था, जहाँ वो अपने बाकी काम करता था। वो जानता था या तो वो मर जाएगा या सबको मार देगा, लेकिन फ़िलहाल सबको मारना उसका मकसद नहीं था। वो तो उसके राइट हैंड को ख़त्म करने आया था, जो उसका इलीगल काम संभाले ही बैठा था, जो शजर को भी नहीं पता था। उसने दरवाज़ा खोला। उस वक्त ऑफिस में वो अकेला था। दरवाज़ा खोलते ही बिना कोई सवाल के बेज़ाद ने उसके माथे पे 3 फायर किए और वो चेयर से नीचे गिरा। और उसका डैड बेज़ाद सुकून से सिगरेट लबों में दबा के देखने लगा। उसे यहाँ से बहुत कुछ मिला था जो उसने एक लैपटॉप में ट्रांसफ़र किया, और एक नज़र उस बेबस बड़े वजूद पर डालकर उस सीटी पर एक हसीन धुन गुनगुनाता वहाँ से निकल गया। बिल्कुल उस खाली वजूद की तरह जिसके पास ना कुछ बचा हो, ना कोई बात, बस एक मकसद और बात ख़त्म।